सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र इसको स्टार्ट करेंगे। पर इसके पहले मैं आप लोगों को पिछले अध्याय से एक चीज छूट गई थी थोड़ी सी, दृश्य स्पेक्ट्रम, इसके बारे में आपको बता दूं। इसमें से एक नंबर का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, ठीक है ना। छोटे छोटे दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है? दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है जो हमें दिखाई देता है, हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसमें हमने 7 प्रकार की किरणों के बारे में पढ़ा था। ये 2 कैटेगरी में बांटते हैं इसको अपन, एक कहलाता है अदृश्य और एक कहलाता है दृश्य। तो हम दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। आदर्श स्पेक्ट्रम में आपको 6 प्रकार की किरणें आएंगी और एक दृश्य प्रकाश को उसमें से निकाल दो, उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 2 पार्ट में आता है, अदृश्य और दृश्य। दृश्य स्पेक्ट्रम आप लोगों ने बहुत पहले काफी उसको पढ़ा होगा। आपको मैं याद दिला दूं, आपने ये पढ़ा होगा, वे जानी हपी नाला, बेजानी हापी नाला। वे मतलब वैगनी पढ़ा है, याद आ रहा होगा, है ना। जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। तो ये आपने पढ़ा है वो बेजानी हपी नाला। तो इसी को अपन बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, माने दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों को एक निश्चित क्रम में तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो आपको क्रम प्राप्त होता है उसको हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य, इसको तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम पर पढ़ना है। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम पर लिखा है सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी की और सबसे ज्यादा लाल की होती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एनसीईआरटी में चेंज है, उसमें जामुनी के लिए कोई वेवलेंथ का स्केल नहीं दिया गया है। तो अब जो होगा हमारा बेनी हपी नाला हो जाएगा, मतलब जामुनी को हमें यहाँ पर छोड़ना होगा। जामुनी के लिए एनसीईआरटी में कोई रेंज नहीं दी गई है, इसलिए अब इसमें 6 किरणें, इस बार 6 प्रकार के रंगों को लेकर के एनसीईआरटी में बनाया गया है। तो ये किस प्रकार से इनकी रेंज है वो हमारे लिए इस बार देखना है, बिल्कुल सरल है। और इसके बाद ही फिर हमारा नया अध्याय स्टार्ट करेंगे हम, है ना। पहले मैं आपको इसके दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में हल्का सा बता दूं। ठीक, तो क्या होता है दृश्य स्पेक्ट्रम में? सबसे पहले यहाँ पर आएगा प्रकाश का रंग और वहां पर लिखते हैं तरंगदैर्ध्य। यहाँ पर आएगा हमारा प्रकाश का रंग और यहाँ पर आएगी तरंगदैर्ध्य। ठीक है, हम इसको तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर बैगनी को। सबसे पहले बैगनी, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य की रेंज है वो आपको दी है 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक। इतना अच्छा तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको नीला वाला है। नीला वाला कहाँ से शुरू होगा? हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आप। 450 से उन्होंने इसकी रेंज दी हुई है 500, ठीक है, नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है हरा। हरा पहले लिख लेते हैं इनको, बैजानी हा पी, पीला, नारंगी और फिर नंबर 6 पर आ जाएगा हमारा लाल। तो इनकी जो उन्होंने वेवलेंथ बनाई है बहुत अच्छी है, 50-50 के अंतर से बनी है। अब यहाँ पर 500 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर, फिर 550 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर, फिर 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर
और ये 650 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये आपको इसका रेंज दिया हुआ है। अच्छा अब आपको क्या है, ये कहलाता है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम। कितना सरल है इसको याद करना। बेनिहापी नाला, क्रम यह हुआ बेनिहापी नाला, और यहाँ से आपका 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650 और 650 से 700। कितना सिंपल है याद करना। तो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच। नीले प्रकाश का 450 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच। हरे का 500 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर के बीच। पीले का 550 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर के बीच। नारंगी का 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर के बीच। और लाल का 650 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक, आपको परीक्षा में कोई विशेष रंग की तरंग दैर्घ्य पूछी जा सकती है। जैसे उन्होंने कहा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य खाली स्थान से खाली स्थान तक होती है, तो आपको भरना है 650 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। अच्छा, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, याद रखना। तो 10 टू द पावर -9 ले लेंगे तो ये नैनोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो आप यहाँ से नैनो हटाएंगे तो 10 टू द पावर -9 सबके साथ लग जाएगा, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, 1 नैनो का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अगर आपको कहीं पर मीटर में चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो बच्चों, मीटर में चेंज करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा 400 गुणा 10 घात 9 मीटर से 450 को 10 घात 9। अब 400 को 10 घात 9, तो ये 2 शून्य कट जाएंगे, तो 4 गुणा 10 घात 7 हो जाएंगे। तो सबके साथ 10 घात 7 लगा दोगे, और डेसिमल के यहाँ खिसका दो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 से 4.5 10 टू द पावर -7, 4.5 10 टू द पावर -7 मीटर से 5 से इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से 5.5 10 टू द पावर -7 मीटर। 5.5 10 टू द पावर -7 मीटर से 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये आपका सबका मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको, ये तरंग दैर्घ्य है क्या में है, नैनोमीटर में है। ठीक है, अब अगर मीटर में बात करें, मीटर में तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू -7 से 4.5 10 टू द पावर -7। ये वाला 4.5 10 टू द पावर -7 से 5 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये 5 इंटू 10 टू द पावर -7 से 5.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 5.5 इंटू 10 टू द पावर -7 से 6 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 से 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 से 7 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आ गया मीटर में। ये किसमें आ गया हमारा, मीटर में। हालांकि आपसे मीटर में भी ये पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत सिंपल है चेंज करना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये है दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, या 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर तक होता है। ठीक है, ये दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास है। दृश्य प्रकाश के अंदर विभिन्न रंगों का ये है। थोड़ी और एक तो बातें याद रखना है इसमें, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। ये हमें अगले अध्याय में काम की चीज है। नेक्स्ट वाले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें काम आएगा, तो एक क्रम ध्यान रखना थोड़ा। बैंगनी की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, बैंगनी से ज्यादा नीले रंग की होती है, नीले से ज्यादा हरे रंग की होती है, हरे से ज्यादा पीले रंग की होती है, पीले से ज्यादा नारंगी रंग की होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश में लाल रंग की होती है। ठीक, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब ये हमारा बस पिछले चैप्टर से ये हमारा एक रह गया था, तो उसी को मुझे क्लियर करना था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और एक छोटा सा एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठा लेते हैं, हालांकि वो यहाँ पर है नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन जिस पर मैं बात करने वाला हूँ है तो वो 9th है, वो सॉरी 11th क्लास का है ना, 11th क्लास में उस चीज को आया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग में और यांत्रिक तरंगों में अंतर का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ऐसे नॉलेजेबल है। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग इनमें अंतर, ठीक है ना, इनमें अंतर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में और यांत्रिक तरंगों में अंतर क्या है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर उठा लेते हैं। अब यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, एक्चुअली में बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें हमने पढ़ी कक्षा 12वीं में, माने इस साल, तो यांत्रिक तरंगें पढ़ी थी कक्षा 11वीं में, ठीक है। तो इनमें तो अंतर अगर हमारे लिए पता है थोड़ा सा, तो ये पिछले साल की थ्योरी भी थोड़ी क्लियर होती है, और एक आध कोई क्वेश्चन यहाँ से उठता है अगर, तो फिर आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इनमें अंतर को देख लेते हैं क्या है। पहला अंतर, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला अंतर क्या मिला, पहला अंतर क्या मिला, पहला अंतर मिला हमें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या मिला, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्लियर है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ये तरंगें अनुदैर्ध्य ध्रुवीय होती है, अनुदैर्ध्य ध्रुवीय होती हैं। ये तरंगें होती है कैसी, अनुप्रस्थ, ये वाली तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य ध्रुवीय, ठीक है ना। अब इनका वेग बहुत ज्यादा होता है, इनकी चाल, इनकी चाल बहुत अधिक, चाल बहुत अधिक, बहुत अधिक, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना, इनकी बहुत अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तुलना में इनकी चाल बहुत कम होती है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग कंपेयर करके लिख देना है ना, कि इनकी चाल, इनकी चाल विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तुलना में, तरंगों की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल है 332 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, ठीक है ना, एयर में। अच्छा, नंबर 4, ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, ये ध्रुवण का गुण, ध्रुवण क्या है अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं, का गुण प्रदर्शित करती है। ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करते, ध्रुवण नहीं करते, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं, ये तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, ठीक है ना। अगला आता है कि इन तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं। इन तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा में पढ़ा था अपन ने, परस्पर लंबवत तलों में चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं, तलों में दोलन करते हैं, ठीक है ना। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में दोलन करते हैं। इनमें इनमें क्या होता है, माध्यम के कण होते हैं, जो माध्यम के कण, जिस क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा में दोलन करते हैं, माध्यम के कण कंपन करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, माध्यम के कण कंपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग है और यांत्रिक तरंगों में अंतर है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे,
ठीक है, आप जान जाए। इसी प्रकार से एक और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको आता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए, तो यही लिखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण है। तो यहाँ जो कॉमा लिख के ये लिखे हुए हैं अंतर, ये किसी विशेष यांत्रिक तरंग को लेकर के नहीं लिखे गए हैं, कॉमन अंतर लिखे गए हैं जो सभी यांत्रिक तरंगों पर लागू होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको आ जाए विद्युत चुम्बकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए, ध्वनि यांत्रिक तरंगें आ जाए या कौन सी आ जाए, ध्वनि तरंगें आ जाए, तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो जी हमारा एक और क्वेश्चन पिछले चैप्टर से हमें ऐसा लगा कि ये बता देना चाहिए। अब अपन आते हैं अगले अध्याय पर, है ना। अगला अध्याय हमारा क्या है यहाँ पर, अगले अध्याय का नाम है हमारा किरण प्रकाश की, ठीक है ना, किरण प्रकाश की या एवं प्रकाशिक यंत्र। एक्चुअली में क्या है बच्चे, ये जो अध्याय हम अब पढ़ने जा रहे हैं, नया अध्याय, इस अध्याय में वैसे तो जो हमारे रेफरेंस बुक्स होते हैं उनमें तो ये बहुत बड़ा आपको दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा। एक्चुअली में इसके 4 पार्ट में दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन एनसीईआरटी जो है उन्होंने इसको बहुत छोटा कर दिया है, एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये बहुत छोटा अध्याय है, 4 पार्ट का एक ही कर दिया। तो उसमें किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र ये है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रकाश की क्या है, छोटी छोटी बातों पर पहले बात कर लेते हैं। प्रकाश की, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्टिक्स, ठीक है ना। प्रकाश की ऐसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। ऑप्टिक्स क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाती है। तो प्रकाश की या ऑप्टिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। क्या है, प्रकाश की फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत किसको स्टडी किया जाता है, किसको स्टडी किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसके गुणों के उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारी प्रकाश की कहलाती है। अब प्रकाश की 2 प्रकार की होती है, एक होती है तरंग प्रकाश की और एक होती है किरण प्रकाश की। ये 2 प्रकार की, मान जब प्रकाश को तरंग मान करके अध्ययन करें तो वो ब्रांच कहलाएगी सब ब्रांच। एक प्रकार से प्रकाश की के अंदर 2 सब ब्रांचेस मिलेंगी, उप शाखाएं मिलेंगी, एक तरंग प्रकाश की और दूसरी किरण प्रकाश की, ठीक है ना। तो प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स की वह ब्रांच जिसमें प्रकाश को एक तरंग मानकर उसका गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो तरंग प्रकाश की कहलाती है। और वह ब्रांच जहां पर प्रकाश को एक किरण मान करके ज्यामिति के नियमों का प्रयोग करके उसका अध्ययन किया जाता है, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाश की कहलाती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की, माने इसमें प्रकाश को हम किरण मानेंगे, किरण मतलब एक दैशिक रेखाखंड है, तो फिर इसमें हमारे ज्यामिति के नियम लग जाएंगे। और इसमें हम तरंग मानेंगे तो इसमें ज्यामिति के नियम नहीं लगेंगे। तो हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाश की, माने हम इसमें प्रकाश को एक किरण, एक रे मान करके उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हमें ये पढ़ना है, ये भी है। तो पहला पार्ट में पढ़ना है हमें किरण प्रकाश के बारे में, फिर इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास आएगा अगला अध्याय 10, उसमें पढ़ेंगे तरंग प्रकाश। प्रकाश को हम फिर तरंग मानेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे प्रकाश की समझ गए, हाँ समझ गए। फिजिक्स की वह शाखा एक ब्रांच है जिसमें प्रकाश और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की या ऑप्टिक्स कहलाती है। इसकी 2 सब ब्रांचेस होती हैं, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। जब प्रकाश को तरंग मानकर उसके गुणों का अध्ययन किया जाए तो वह ब्रांच तरंग प्रकाश की कहलाती है। जब प्रकाश को किरण मानकर ज्यामितीय नियमों का प्रयोग करते हुए उसके गुणों का अध्ययन किया जाए तो फिर ये किरण प्रकाश की हो जाएगी, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे, है ना। अब आते हैं अपन, इसके बाद आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन सभी जानते हैं इसको, बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का किसी तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना, है ना। क्या लिखेंगे परिभाषा, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रहा, उसी माध्यम में वापस लौटना,
ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। ये तो इसमें एक बात आई है आपको क्या कि उसी माध्यम, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है टकरा कर उसी माध्यम में लौटे, माध्यम को बदलना चाहिए। एक्चुअली में क्या होगा, माध्यम बदलेगा ना तो फिर वो हमारा अपवर्तन की कैटेगरी में आ जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक बात अपन ध्यान रखते हैं कि प्रकाश का किसी तल से टकरा कर उसी माध्यम का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम, जैसे यहाँ से प्रकाश से आ रहा है, ये बोर्ड से टकरा करके लौट रही है। हाँ हो रहा है यहाँ पर। तो फिर ये एयर से आई थी और एयर में ही वापस जा रही है, तो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। यहाँ पर मैं एक मिरर ले लूं तो वो प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण आई, ये एक दर्पण है, मैं इसको नाम देता हूँ दर्पण। ये एक मान लो चलो एक सतह है कोई, और यहाँ से आई और ये प्रकाश किरण यहाँ पर लौट गई। ठीक है ना। और तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये बीच में की बोलते हैं अभिलंब। अब ये परावर्तन में थोड़ी इसमें चीजें बता दूं, ये कहलाती है आपतित किरण। जो किरण आ रही हो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये नाम याद रखना है। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये है हमारा आपतन कोण और ये है हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। आपतित किरण कौन सी कहलाती है, वह किरण जो सतह पर आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। वेरी गुड। आपतन जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकरा कर लौटती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक। और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है इसी के साथ सारे कोण मापे जाते हैं, अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको अपन अभिलंब नॉर्मल बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखना, ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है ना। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक। तो ये आपतन कोण है और ये कौन सा है, परावर्तन कोण है। ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा, जिस सतह से परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह जब मैं बोलूं, आपतन बिंदु बोलूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो इतनी शब्दावली आपको ध्यान रखना है। ठीक। ये आपको याद रखना है, इतनी शब्दावलियां पूरी। ठीक है ना। अब हमारे पास आते हैं इसके प्रकार, और प्रकार के बाद आएंगे नियम। तो सबसे पहले अपन परावर्तन के प्रकारों पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना। परावर्तन के प्रकारों पर, तो परावर्तन के प्रकार देखते हैं। तो प्रकार कितने प्रकार का होता है ये, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन। तब इसके प्रकार पर बात करते हैं। प्रकार, तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक कहलाता है नियमित परावर्तन, नियमित। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं फिर प्रकार पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दो नियमों का पालन अवश्य करता है। ठीक है ना। प्रकार कोई भी हो वह दो नियमों का पालन अवश्य करता है। तो प्रकाश के जो दो नियम हैं परावर्तन के, उसमें देखें। सबसे पहला नियम क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना।
ये जैसे अभी मैंने आपको चित्र बनाया था, मैं फिर से बना देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये है, ये आपतित कोण, परावर्तित कोण, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तित कोण हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला नियम है आपतित कोण, परावर्तित कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित कोण, परावर्तित कोण व अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या मिला हमारे लिए, पहला नियम क्या मिला कि आपतित कोण, ठीक है ना, परावर्तित कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम हमारे पास है आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, परावर्तन कोण हमेशा बराबर हो, यानी कि कोण आई बराबर कोण आई, ठीक है ना। तो ये है हमारे परावर्तन के नियम, ठीक। तो परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, पहला आपतित कोण, अब एक ही तल का मतलब क्या, जैसे हम इनको ऐसे देखें, एक ही तो एक लाइन दिखेगी बस, माने दूसरी वाले इसके बिल्कुल जस्ट पीछे, तो एक ही तल कहलाता है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। आप सामने से देखें तो एक ही दिखेगी, तीनों नहीं दिखेंगे अलग अलग, ऐसे दिख रहा है इसका मतलब अलग अलग तलों में है, ऐसे मतलब एक ही तल में है। तो तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी आप सामने से देखेंगे इनके सामने से तो एक ही दिखेगी बस लाइन। तो आपतित कोण, परावर्तित कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के जैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परावर्तन के नियम है, ठीक। अब अपन आते हैं परावर्तन के प्रकार पर, ठीक है ना। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, अब परावर्तन के प्रकार दो होते हैं, एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित, दो प्रकार इसके होते हैं, एक कहलाता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा अनियमित, या उसी को विस्तृत बोलते हैं, है ना। अनियमित, अनियमित या इसी का नाम है विस्तृत, विस्तृत परावर्तन। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक कहलाता है नियमित परावर्तन और दूसरा कहलाता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन, ठीक है। अब नियमित परावर्तन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक चमकीली और चिकनी सतह है, इसमें क्या होता है, आपतित किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। तो जब आपतित किरणें परस्पर समांतर हो और परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर हो, माने समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी समांतर हो, तो इसको बोलते हैं अपन नियमित परावर्तन। ये परावर्तन कहाँ से होता है, चमकीली और चिकनी सतहों से होता है, ठीक है ना। तो वह परावर्तन जिसमें परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यह परावर्तन कहाँ से होता है, चमकीली व चिकनी सतहों से होता है, ठीक। जहां पर भी नियमित परावर्तन होता है वहां पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रायः प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब अगर आपको दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पर नियमित परावर्तन हो रहा है, तो जिसको बोलते हैं अपन नियमित, नियमित परावर्तन, ठीक है। अब अनियमित में क्या होता है, इसमें ये आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं आने वाली, लेकिन ये परावर्तित किरणें जो होती हैं ये समांतर नहीं होती हैं, ये इस टाइप से बिखर जाती हैं। तो ये हमारा कहलाता है अनियमित परावर्तन, अनियमित, ठीक है ना। तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, इसमें आपतित किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, माने जो परावर्तित किरणें वो आपस में समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यह परावर्तन कहाँ से होता है, यह परावर्तन खुरदरी और धूसर सतहों से होता है। जो खुरदरी टाइप की सतहें होती हैं, उबड़ खाबड़ सतहें होती हैं या धूसर सतहें होती हैं,
उनसे ये होता है, ठीक है ना। इन जहां पर ये परावर्तन होता है अनियमित, वहां पर आपको चेहरा नहीं देख पाते। तो अनियमित परावर्तन में चेहरा नहीं दिखाई देता, नियमित परावर्तन में चेहरा दिखाई देता है। तो जी हमारे पास दो, अच्छा परावर्तन के नियमों का पालन ये दोनों करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नियमित परावर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है, हाँ करता है। अनियमित परावर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है, हाँ करता है। तो ये दोनों ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए तो ऐसा हो गया। एक्चुअली में क्या है, इसका अभिलंब ऐसा खींचेगा तो अभिलंब के साथ बराबर कोण बनना था, तो ये ऐसी चलेगी। यहाँ पर अभिलंब ऐसा खींचेगा तो ये बराबर कोण बनाएगी, तो ऐसी आ गई। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, नियमित परावर्तन जहां पर होता है वहां आप अपना चेहरा देख पाते हैं, और जहां पर अनियमित परावर्तन होता है जैसे अखबार से, पेज से, कपड़ों से, दीवार से अनियमित परावर्तन होता है, इसलिए वहां पर आपको चेहरा नहीं दिखाई देता। लेकिन दर्पण से, धातुओं से और दूसरी चमकीली सतहों से नियमित परावर्तन होता है, इसलिए वहां पर हम अपना चेहरा देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परावर्तन और उसके प्रकार पर बात हुई, ठीक है ना, और परावर्तन के नियमों पर बात हुई है। अगर आपको अंतर आ जाए नियमित अनियमित परावर्तन में तो लिख देना है आपको, है ना, कि इसमें आपतित किरणों के परावर्तित किरण समांतर होती हैं, आपतित किरणों के परावर्तित किरण समांतर नहीं होती हैं। इसमें आप चेहरा देख सकते हैं, चेहरा नहीं देख सकते। एग्जाम्पल लिख देना कि दर्पण से, धातुओं से ये होता है, और एक दीवार से, अखबारों से, पेजों से, कपड़ों से ये वाला होता है, ठीक है ना, नियमित। अब अपन को पढ़ना है दर्पण के प्रकार, ठीक है ना। अब मैन अपन चीज पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो दर्पण होता है, अपन दर्पण के प्रकार, तो हमें दर्पण के बारे में पढ़ना है कि दर्पण क्या है, मिरर क्या है, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं, मिरर की डेफिनेशन पर। मिरर क्या है या दर्पण क्या है, ठीक है ना। तो दर्पण एक्चुअली में वह युक्ति जो अपने ऊपर आपते तो लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, उसको अपन दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। दर्पण क्या कहलाती है, वह युक्ति, दर्पण है वह युक्ति जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को नियमित परावर्तित कर देती है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं अपन, है ना, ये कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी कहलाती है, वह युक्ति जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को नियमित परावर्तित कर देती है। अब नियमित शब्द का अर्थ क्या है, नियमित परावर्तन होता है इसमें, ठीक है ना। और लगभग संपूर्ण मतलब प्रकाश के किसी भाग को है अवशोषित नहीं करती या पारगमित नहीं करती, आर पार नहीं निकालती है, दर्पण कहलाती है, ठीक है ना। तो दर्पण या मिरर, तो दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी, दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को नियमित परावर्तित कर देती है, दर्पण कहलाती है। समझ गए आप, हाँ समझ गए, ठीक है ना। अब अपने पास आ जाते हैं दर्पणों के प्रकार। तो एक होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, है ना। तीन कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें केवल कौन सा पढ़ना है, हमें कौन सा पढ़ना है, केवल गोलीय दर्पण, ठीक है ना। मैं इसके दर्पण के प्रकार आपको बता दूं। एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण, तीसरे होते हैं परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार। तो ये तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक समतल दर्पण की परावर्तक सतह जो है वो कैसी होती है, समतल होती है। गोलीय दर्पण इनकी परावर्तक सतह घर से गोल होती है, और परवलयाकार दर्पण इनकी परावर्तक सतह परवलयाकार होती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं अवतल गोलीय दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल गोलीय। अब इसका चित्र ऐसे हम बनाते ही है, हमारा ये समतल हो गया, लो ये अवतल वाले का चित्र बनाए तो ये अवतल हो गया, ये उत्तल वाले का चित्र बनाए तो ये उत्तल हो गया, ये परवलयाकार का चित्र बनाए तो ये परवलयाकार हो गया, ठीक है ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण।
अब आपको इनका थोड़ा सा बता दूं कहाँ कौन सा है। हम घरों में जो चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, घरों में ड्रेसिंग में लगा है, गोदरेज में लगा है ना, और भी कई जगह घरों में लगे होते हैं। वो कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। इनका उपयोग हम चेहरा देखने, श्रृंगार करने आदि में प्राय करते हैं। गोलीय दर्पण, ये आपने देखे होंगे, दो प्रकार के अवतल और उत्तल। गाड़ियों में साइड मिरर लगे होते हैं, रेयर मिरर, उसमें उत्तल गोलीय दर्पण लगा होता है। उत्तल अवतल गोलीय दर्पण, जिसमें आपको चेहरा बड़ा दिखाई दे, आपका जो वास्तविक साइज है उससे बड़ी दिखाई दे, तो समझ लेना वहां पर अवतल है। ये भी प्राय ब्यूटी पार्लर आदि में श्रृंगार करने के लिए, दाढ़ी हजामत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अवतल गोलीय दर्पण मेडिकल भी उसमें उपकरणों में भी होता है इसका उपयोग। तो अवतल दर्पण, ये बीच में ऐसे धंसा हुआ होगा, परावर्तक सतह तो अवतल होगा, ये बीच में उठा हुआ होगा तो वो उत्तल होगा। इसका याद रखना है कि गाड़ियों में पीछे के वाहन को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है उत्तल गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयाकार दर्पण, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट उसके अंदर जो मिरर टाइप का बना होता है वो हमारा परवलयाकार होता है। तो गाड़ियों की हेडलाइट है, वाहनों के हेडलाइट के अंदर जो दर्पण प्रयोग होता है वो होता है हमारा परवलयाकार। तो आपने देख लिया ये घरों में, ये भी प्राय हमारे घरों में और मोटर कारों में, और ये वाला हेडलाइटों में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। हमें ये वाला पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कौन सा कहलाएगा हमारा ये गोलीय दर्पण, ठीक है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दर्पणों के क्या हुए, प्रकार हुए। ठीक, अब हम जब अगले में उठाएंगे तो हम सिर्फ गोलीय दर्पण उठाएंगे। अब अपन आते हैं प्रतिबिंब पर, यहाँ पर बात कर देते हैं प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब शब्द बार बार आएगा दर्पण में, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब कहलाता है किसी वस्तु से या किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। माने परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा अपवर्तित? एक्चुअली में दर्पण में परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और लेंसों में अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो जो किरणें परावर्तित होती हैं, जहाँ परावर्तन होता है वहां परावर्तित किरणें होंगी, जहाँ पर अपवर्तन होगा वह अपवर्तित किरणें कहलाएंगी। तो परावर्तित किरणें अथवा अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ हो गया होगा। परावर्तित व अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? तो किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे कौन से? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, एक एक बता देते हैं चित्र के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस बिंदु से किरण निकाली, ठीक है ना, यहाँ आई, ये यूं चली गई, फिर ये कैसे आई, ये ऐसे चली। अब जरा ध्यान दो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये किरणें क्या हो रही हैं? वास्तव में मिल रही है ना, वास्तव में मिल रही है। तो इस बिंदु का यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है। अब एक और चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला चित्र लिया, अब इस चित्र में आप देखिए, जैसे आई प्रकाश किरण और ये ऊपर की ओर फ्लिप हो गई, ये दूसरी प्रकाश आई, ऐसे चली गई। अब ये
ये तो कभी मिल ही नहीं रही, लेकिन ये पीछे क्यों बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलते हुए प्रतीत होंगे, यहाँ पर प्रतीत होंगे। ठीक है ना, अगर हम इस पॉइंट को बी नाम दे देते बी डैश, तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल थोड़ी रही है। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से ऊपर आ रही, इस पॉइंट से नीचे आ रही है। तो जब ये प्रतीत करें, जब ये हमारे लिए हम इसको इमेज करें कि यहाँ पर इमेजिनेशन है, कि कल्पना करें कि यहाँ पर ये मिलेंगी, तो यहाँ पर जिस प्रतिबिंब की हम जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहेंगे आभासी, आभासी वर्चुअल कहलाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है वो वास्तव में मिल रही है। ठीक है ना। अच्छा, अंतर कैसे पतेगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वहां पर डॉटेड डॉटेड बनानी है, जो कर्ण है उसको डॉटेड टूटी हुई लाइनों से कर्ण बनानी है, और जब वो वास्तव में होंगी तो आपको बिल्कुल सीधे सतत कर्ण बनानी है, कंटिन्यूअस कर्ण। तो ये अंतर इससे समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे होंगे जब, तो तब हम सतत लाइन कंटिन्यूअस रे बनाएंगे, और जब वो आभासी हो रही हुई तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, टूटी हुई लाइन बनाएंगे, तो समझ जाना। तो वास्तविक और आभासी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिस पर प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, उन पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वे प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के मिलते हुए प्रतीत होने से, या जिस बिंदु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं अपन आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो वास्तविक और आभासी दो प्रकार के होते हैं। 10th क्लास की थ्योरी है, इसलिए ज्यादा उस पर अपन एनर्जी नहीं डालते हैं। अब हमको इनमें अंतर और आ जाता है, तो अंतर आपको इसमें याद रखना है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और आभासी जो प्रतिबिंब है इनमें हमें अंतर पढ़ना है। ठीक है ना, अंतर आप लोगों को याद आता है। ठीक है ना, तो परावर्तित अपवर्तित किरण इस बिंदु से गुजरती हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब से गुजरती हैं, माने परावर्तित या अपवर्तित किरणें, परावर्तित या अपवर्तित किरणें गुजरती हैं, गुजरती है इस बिंदु से, वाकई में गुजरती हैं वास्तव में। ठीक है ना, जिस बिंदु से परावर्तित अपवर्तित किरणें गुजरती हैं उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, अब इससे क्या हुआ, आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित या अपवर्तित किरणें आती हुई, परावर्तित या अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, प्रतीत होती है। ऐसा होता है कि अब तो लगेगा कि यहाँ पे मिलेंगी पर मिलती नहीं है। ठीक है ना, ये दो हो गया। दूसरा, ये सदैव उल्टे बनते हैं, ये जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, यानी सीधे लेते हैं उल्टे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, मतलब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो उल्टे बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनमें तीन प्रमुख अंतर निकल करके आते हैं। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, इन प्रतिबिंबों से होकर परावर्तित अपवर्तित किरणें गुजरती हैं। आभासी प्रतिबिंब, इन प्रतिबिंबों से परावर्तित अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, ये वस्तु के सापेक्ष सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे पास प्रतिबिंबों के क्या हो गए हैं, वो प्रकार हो गए। ठीक है ना, अब हमारा इसके बाद आ जाता है दर्पणों, जो हमें गोलीय दर्पण हमने पढ़े हैं दो प्रकार के, अब हमें उसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, इनकी पूरी परिभाषा, उनके सूत्रों पर तो अगले लेक्चर में हम उठाएंगे
गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की परिभाषाएं और फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध का सूत्र और दर्पण सूत्र, इतनी चीजें हम अगले लेक्चर में उठाएंगे। सभी को नमस्कार।